Hello everyone. Let's begin with the prose piece The Last Lesson by Alphonse Daudet from the book Flamingo. In this video, we will cover all the important details along with the figures of speech employed here. इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस भी बताऊंगी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. इनफैक्ट ऐसे ही कीवर्ड्स एक 100% स्कोरर के आंसर स्क्रिप्ट में होने चाहिए. वॉच दिस वीडियो टिल द एंड फॉर दीज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस. तो लेट्स बिगिन देन. सबसे पहले हम देखते हैं बैकग्राउंड ऑफ द चैप्टर. लास्ट लेसन इज सेट इन दोज डेज जब फ्रैंको प्रशियन वॉर चल रहा था 1870-1871 में, 19th सेंचुरी. ओके और ये वो वॉर था जिसमें फ्रांस को प्रशिया ने डिफीट कर दिया था. और वो टाइम पे प्रशिया कंसिस्टेड ऑफ 3 नेशंस, ये जर्मनी, पोलैंड और कुछ पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया उस समय प्रशिया के अंडर में आते थे. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऑल्सेस एंड लोरेन, जहाँ पे एक्शन हो रहा है तो सेटिंग भी वहीं की है ना. तो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऑल्सेस एंड लोरेन की, ये प्रशियन हैंड्स में चली गई. मतलब प्रशिया ने इनको बिकॉज वॉर चल रहा था तो कॉन्कर कर लिया है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल हम देखते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. आपको ये समझना है कि यहाँ पे जो स्टोरी हमें सुनाई जा रही है द लास्ट लेसन में, एक्चुअली वो एक बच्चा सुना रहा है. अ चाइल्ड इज़ अ नरेटर. ठीक है. और जब भी एक बच्चा नरेटर होता है हमें हमेशा 2 चीज़ें एक्सपेक्ट करनी है उस स्टोरी में. नंबर 1, एक इनोसेंट आउटलुक ज़रूर होगा उसमें, ऑब्वियसली, क्योंकि बिकॉज चाइल्ड इज़ द नरेटर तो इनोसेंस ज़रूर से होगी. एंड सेकेंडली आपको स्टोरी में एक इमोशनल अपील भी दिखेगा. ओके, सो ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जब भी कोई भी स्टोरी या कोई भी इंसिडेंट होता है वो एक अडल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम सुनते हैं या फिर एक चाइल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं तो ऑब्वियसली उसमें बहुत डिफरेंस होगा. तो इनोसेंट आउटलुक और इमोशनल अपील आपको ध्यान रखना है. सेटिंग देख लेते हैं. सेटिंग का मतलब वेयर एक्शन इज टेकिंग प्लेस. तो एक्शन इज टेकिंग प्लेस इन ऑल्सेस एंड लोरेन. फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये जो प्रशियन हैंड्स में अब चली गई हैं. अब से प्रशिया इन डिस्ट्रिक्ट्स में रूल करेगा. लेट्स लुक एट द थीम. थीम में हम देखते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं. सबसे पहले फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर. फ्यूटिलिटी वर्ड का मतलब होता है यूजलेसनेस. मतलब वॉर कभी भी कंस्ट्रक्टिव नहीं होता है. हमेशा याद रखिए वॉर इज़ डिस्ट्रक्टिव इन नेचर. तो वॉर इज़ फ्यूटाइल, ये एक मेजर थीम है. और वही हम देखते हैं कि दोबारा से ये बात हमको ध्यान रखनी है क्योंकि एक चाइल्ड हमें स्टोरी सुना रहा है, चाइल्ड इज़ द नरेटर, तो इसीलिए स्कूल की बात ज़रूर आ रही है. तो एक थीम इसमें ये भी है कि हाउ स्कूल द सिनेरियो ऑफ द स्कूल चेंज्ड ड्यूरिंग द फ्रैंको प्रशियन वॉर. देन नेक्स्ट जो सब थीम हम समझ सकते हैं इसमें वो ये है कि एक सेंस ऑफ रिग्रेट है एट द लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. मतलब यहाँ के जो लोग हैं ऑल्सेस एंड लोरेन के, उनकी ये टेंडेंसी थी कि वो पोस्टपोन करते थे चीज़ों को, ये अज्यूम करके कि अभी बहुत टाइम है और हम लर्निंग को पोस्टपोन कर सकते हैं. तो इसीलिए सेंस ऑफ रिग्रेट भी बोला जा रहा है. सेंस रिग्रेट वर्ड का मतलब है टू फील सॉरी. तो इसलिए रिग्रेट कर रहे हैं वो क्योंकि अब फ्रेंच आगे से पढ़ाई नहीं जाएगी ऑल्सेस एंड लोरेन के स्कूल्स में. तो जो अडल्ट हैं वो भी इतना सीख नहीं पाए ये सोच के कि हम फिर कल कर लेंगे. तो दे हैव नेवर लर्नड इनफ. सो सेकेंडली रिमेंबर सेंस ऑफ रिग्रेट एट द लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. फिर आपको एक चीज़ और जो आप थीम में इंक्लूड कर सकते हो वो है द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रशियन वॉर. मतलब ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसके बगैर तो आप थीम को आगे चला ही नहीं सकते. कि हाँ, जो बैकग्राउंड है, जो बेस है प्रोज पीस का, वो ये है कि वॉर इज़ गोइंग ऑन. और आप इसमें ईयर भी मेंशन कर सकते हो. एंड इवन यू कैन मेंशन दैट दिस वॉर वाज लेड बाय बिस्मार्क.
ओके, आगे हम चलते हैं, एटमॉस्फेयर या मूड ऑफ द क्लास देख लेते हैं। ऑब्वियसली वॉर का टाइम है और ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये प्रशियन हैंड्स में चली गई है, मतलब ये वॉर को इन्होंने लूज़ कर दिया, ये हार गए हैं। तो जो एटमॉस्फेयर है, जो मूड है क्लास का, हम क्लास देख रहे हैं क्योंकि एक छोटा बच्चा स्टोरी सुना रहा है, तो इट्स वेरी ग्रिम, बहुत सैड है एंड बहुत ज़्यादा सीरियस है, सॉलम है। ओके, बट साथ ही साथ एक पेट्रियाटिक मूड भी बन रहा है, पेट्रियाटिक एटमॉस्फेयर भी वहाँ पे क्रिएट हो रखा है, अलॉन्ग विद ऑफ कोर्स अ सेंस ऑफ रिमोर्स। तो 4 चीज़ें हम देखते हैं यहाँ पे एटमॉस्फेयर या मूड ऑफ द क्लास अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो ध्यान रखिए। एक तो बहुत सैड मतलब ग्रिम, और बहुत सीरियस मूड है, सॉलम, एंड पेट्रियाटिक फीलिंग्स अराउज हो रही हैं हर एक जन में वहाँ पे, बिकॉज उनको ऐसे लग रहा है कि उनकी अब आइडेंटिटी स्नैच कर ली गई है। एंड फोर्थली सेंस ऑफ रिमोर्स, मतलब दे आर फीलिंग सॉरी अबाउट लूजिंग देयर लैंग्वेज। ओके, देन जस्टिफिकेशन ऑफ टाइटल देख लेते हैं। जो इनहेबिटेंट्स हैं ऑल्सेस एंड लोरेन के, एक्चुअली दे आर अ विक्टिम ऑफ लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म ऑफ द प्रशियंस। जो प्रशियंस हैं वो अपनी जर्मन लैंग्वेज में इतना ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि उन्होंने ये लॉ पास कर दी है कि अब ऑल्सेस एंड लोरेन के स्कूल्स में भी जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। इसीलिए जो आपका टाइटल है वो द लास्ट लेसन है, मतलब आज फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट डे है और अपनी मदर टंग के साथ जो बेसिक आइडेंटिटी थी ऑफ बीइंग अ फ्रेंच, वो भी ये पीपल लूज़ करते जा रहे हैं, द फ्रेंच पीपल। एंड यहाँ पे आप देखोगे लास्ट लेसन जस्ट टाइटल के थ्रू ये भी बताया जा रहा था कि एक फेवल बिट किया जा रहा है मदर टंग को इस प्रोस पीस के थ्रू। फिर हम देखते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे रेफरेंसेस हैं जो आपको ढूंढने हैं। स्टोरी बहुत सिंपल लगती है, बहुत शॉर्ट स्टोरी है और ऐसे लगता है कि कुछ तो है नहीं इसमें, बट एक्चुअली वी हैव टू एनालाइज थिंग्स आउट ऑफ इट। आप क्लास 12 में हो, एक स्टैंडर्ड तो होगा ही आपके प्रोज पीस और पोइट्री का, इस चीज़ को ध्यान रखिए। और जिस तरह का क्वेश्चन पेपर है आपका, तो MCQ बेस्ड स्पेशली, उसमें आपको ज़रूर से सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो जो रेफरेंसेस हैं हमें कुछ यहाँ पे मिलते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी के। आपको रेफरेंसेस मैं बताती हूँ कहाँ पे आपको मिलेंगे। ह्यूमन साइकोलॉजी का फर्स्ट रेफरेंस मिलेगा इन द सेंटेंस, माई बुक्स that had grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. ओके, जब उसका एकदम से उसको पता चला कि ओके बर्लिन से लॉ पास की गई है कि अब कोई फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, तो उसको ऐसे लगा कि अभी तक जो उसको बुक्स बर्डन लगती थी फ्रांस को, उसने सोचा कि तो मेरी फ्रेंड्स हैं, हाउ विल आई एवर गिव देम गिव अप ऑन देम। फिर सेकेंड रेफरेंस ह्यूमन साइकोलॉजी का हमें यहाँ पे मिलता है, व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। शायद पहली बार उस बच्चे को, फ्रांस को, ऐसा लगा था कि उससे पार्टिसिपल्स पूछे जा रहे हैं या जो भी पूछा जा रहा है कि काश वो अच्छे से बिना किसी मिस्टेक के जवाब दे पाता, आंसर दे पाता। थर्ड रेफरेंस ह्यूमन साइकोलॉजी का, एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई लर्न इट टुमारो। तो ये टेंडेंसी भी थी ऑल्सेस एंड लोरेन के नेटिव्स की, वो सोचते थे अभी हमारे पास बहुत टाइम है, विल लर्न टुमारो। तो ये भी एक्चुअली एक रेफरेंस है ह्यूमन साइकोलॉजी का। लास्ट रेफरेंस ह्यूमन साइकोलॉजी का, आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। यहाँ पे क्योंकि बच्चे भी, स्टूडेंट्स भी समझ रहे हैं, टीचर भी समझ रहे हैं कि अब इसके बाद कोई पढ़ाई नहीं होने वाली है, तो व्हाट आर दे डूइंग, दे आर ट्राइंग टू गिव देयर बेस्ट शॉट। तो सबको, बच्चों को भी, फ्रांस को भी सब कुछ समझ में आ रहा है आज, और एम हैमल जो टीचर हैं वो भी बहुत पेशेंटली टीच कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ रेफरेंसेस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर के। मतलब ऑफ कोर्स वॉर बैकग्राउंड में है, तो
फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर का जो थीम है, अगर वो क्वेश्चन में आता है और आपको उसे सपोर्ट करना है रेफरेंसेस देखे, तो लेट्स सी कि आप क्या क्या लिख सकते हो उसमें। फर्स्ट रेफरेंस, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉर। कॉन्सिक्वेंस वर्ड का मतलब है रिजल्ट ऑफ वॉर या वॉर इज फ्यूटाइल, उसका देख लेते हैं। फर्स्ट रेफरेंस है द लॉस बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। ये वो रेफरेंस है जिसमें फ्रांस बुलेटिन बोर्ड के चारों तरफ जब क्राउड देखता है वो समझ जाता है कि ओके आज फिर कोई बैड न्यूज़ मिलने वाली है। Second reference, when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud with our hands over our ears to understand better, and the teachers great ruling rapping on the table, but now it was also still. तो futility of war की वजह से क्या हुआ, छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा गया, मीनिंग जो एजुकेशन है वाली फील्ड है, स्कूल है, उसमें भी उन्होंने एक नया रूल इम्पोज कर दिया, जिसकी वजह से जो सिनारियो था वो बिल्कुल बदल गया। ऐसा लग रहा था कि संडे मॉर्निंग है जबकि रेगुलर स्कूल चल रहा था। तो दैट्स ऑल्सो वेरी सैड। नेक्स्ट देखते हैं, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज अ संडे मॉर्निंग। जैसे छुट्टी वाला दिन होता है तो उस दिन बच्चे नहीं होते हैं स्कूल में, तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, वैसे ही आज का दिन भी था, जबकि चिल्ड्रन वर प्रेजेंट, टीचर वॉज देयर, बट स्टिल एवरीबडी वॉज क्वाइट। Last reference, besides the whole school seemed so strange and solemn. आज स्कूल कैसे लग रहा था, strange and very serious, solemn atmosphere था, जबकि जहाँ बच्चों की बात आती है बहुत ज़्यादा cheerfulness, merry making होती है, लेकिन बच्चों के होते हुए भी आज सब कुछ बहुत ही ज़्यादा strange लग रहा था। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉर का इम्पॉर्टेंट रेफरेंस, वो आप ये भी ले सकते हो, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेज़न लोरेन। तो अगर एक रेफरेंस आपसे पूछा जाता है फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर का कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉर है, तो आप ये वाला लिख सकते हो कि बर्लिन हैड पास्ड एन ऑर्डर कि अब सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी अल्सेज़न लोरेन के डिस्ट्रिक्ट्स में। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट डिटेल जो आपको ज़रूर से पता होना चाहिए, इंसाइट इनटू द कैरेक्टर ऑफ अ स्टूडेंट इन 19th सेंचुरी का जो हम स्टूडेंट का कैरेक्टर एनालाइज करते हैं यहाँ पे, तो उसमें 2 रेफरेंसेस आप मार्क कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। First one, I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how blushed and frightened I was. Meaning, यहाँ पे हम देखते हैं कि जब वो लेट हो गया था तो वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि उन दिनों में कैपिटल पनिशमेंट भी होती थी, टीचर्स बीट कर देते थे बच्चों को, तो इसीलिए वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था और उसको शर्म भी आ रही थी। He was ashamed he was late for school. Second reference for character of a student, and M. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. So, however, cranky Franz felt M. Hamel was, लेकिन जब लास्ट डे है उसको लग रहा है कि अब टीचर से भी हम कभी नहीं मिल पाएंगे, तो एक स्टूडेंट was, as a student he was filled with emotions and also respect for his teacher. ओके, नेक्स्ट देखते हैं टीचर के कैरेक्टर को, इंसाइट इनटू कैरेक्टर ऑफ 19th सेंचुरी टीचर। उस समय जैसे मैंने अभी बताया कि कैपिटल पनिशमेंट भी अलाउड थी, तो एक रेफरेंस हम ये देखते हैं, एम हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विद दिस टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। Second reference for 19th century teacher, poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. मतलब एक स्पेशल डे था तो वो फॉर्मली ड्रेस्ड था। ओके, then third reference, it seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. Last lesson में he wanted कि कुछ ऐसा हो जाए कि सारी चीज़ें एक साथ वो बच्चों को सिखा दे, कुछ भी ऐसा ना हो जो बाद में ये लगे कि हाँ बच्चे इस चीज़ को नहीं सीख पाए।
देन कुछ और भी रेफरेंसेस हैं जो आपको एनालाइज करने हैं और आपको मार्क करने हैं अपनी बुक में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चेंजेस क्या हुए इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेज़न लोरेन जब ये ऑर्डर पास हुआ बर्लिन से। चेंजेस इन स्कूल आफ्टर द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। सो जो फर्स्ट रेफरेंस है वो देख लेते हैं। When school began, there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. But now it was all so still. Because of this order, सब लोग शॉक में थे, थंडर क्लैप्ड थे, तो दैट इज़ द रीज़न दैट सब लोग चुपचाप अपना काम कर रहे थे, कोई बोल ही नहीं रहा था। दे वर ऑल सो अनहैप्पी एंड अंडर अ स्टेट ऑफ शॉक। सेकेंड रेफरेंस, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। ये भी रीज़न उसका भी सेम है कि जो लॉ निकला था, ऑर्डर आया था बर्लिन से, उसकी वजह से सब लोग चुपचाप बैठे हुए हैं एंड देयर इज़ नो टॉकिंग, सब इमोशनल हैं। Third reference, besides the whole school seems so strange and solemn. Same reason कि they are not only unhappy, there is a feeling of regret, परेशान भी है कि हमारी आइडेंटिटी भी स्नैच कर ली, पेट्रियाटिज्म भी है, इमोशन, मिक्स्ड इमोशंस अराउज हो रहे हैं उन लोगों के अंदर। सो पूरा जो एटमॉस्फेयर था इट वाज स्ट्रेंज एंड वेरी सॉलम, बहुत स्ट्रेंज एंड सैड। Then the last reference here, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace Lorraine. सबसे बड़ा जो schools में change आया था वो ये था कि अब से French नहीं पढ़ाई जाएगी, और French नहीं पढ़ाई जाएगी तो क्या पढ़ाया जाएगा? German, जबकि उन लोगों को German आती नहीं थी वहाँ पे किसी को भी। Alright, so this was something very very negative on the part of the Prussians, जो उन्होंने ये language impose करी अपनी। Alright, children, now let's move on to figures of speech, poetic devices देख लेते हैं। सिम्बॉलिज्म बहुत ज़्यादा है इस प्रोज पीस में भी। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है सिम्बॉलिज्म का है वो है बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड इज सिनोनिमस टू बैड न्यूज़। मतलब सिनोनिम का मतलब क्या होता है? मीनिंग, है ना, सेम मीनिंग वाला टर्म जो होता है। तो आप बैड न्यूज़ बोलो या आप बुलेटिन बोर्ड बोलो, जैसे कि फ्रांस नरेटर के थ्रू हमें समझ में आता है, तो वी अंडरस्टैंड कि बुलेटिन बोर्ड इज सिनोनिम टू बैड न्यूज़। और सिम्बॉलिकली ये फोर शैडो कर रहा है स्टोरी की थीम को भी कि लैंग्वेज शुड नॉट बी यूज्ड टू कंट्रोल एंड ऑप्रेस अ सोसाइटी। ऑलराइट, उसके बाद सिम्बॉलिक मोमेंट है एक, व्हेन एम हैमिल स्पीक्स अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, जब वो बोलते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज इज़ द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल, है ना। तो यहाँ पे लैंग्वेज को एक्चुअली वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इट इज़ अ सिंबल ऑफ पावर। ओके, पावर ऑफ एजुकेशन ही है एक ऐसा टूल जो हमें इग्नोरेंस से बैटल करने में और एक्सप्लॉयटेशन से बैटल करने में और ओवरकम करने में हेल्प कर सकता है। Next example of symbolism is language that is used as a symbol of their identity. मतलब यही है, language ही है जो key to freedom है। और अगर हम अच्छे से अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं जैसे एम हैमिल बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी उनको फ्रीडम मिल सकती है from the Prussian rule. तो सिंबल फॉर पावर ऑफ एजुकेशन एज अ टूल बोथ टू बैटल इग्नोरेंस एंड ओवरकम एक्सप्लॉयटेशन, यहाँ हम देखते हैं। फिर न्यू कॉपीज की बात आई है। न्यू कॉपीज आर सिंबॉलिक ऑफ नेशनल प्राइड ऑफ द फ्रेंच पीपल। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ब्लैक बोर्ड का। ब्लैक बोर्ड इज प्रेजेंटेड एज एन ऑपोजिशनल सिंबल अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। जब लास्ट में एम हैमिल स्पीच देने की कोशिश करते हैं, कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इमोशनल हो जाते हैं, तब वो क्या करते हैं? ब्लैक बोर्ड को एक टूल की तरह यूज़ करते हैं अपना एक रेवोल्यूशनरी स्लोगन देने के लिए। वीव ला फ्रांस लिखते हैं ना उस पर। तो वीव ला फ्रांस क्या है? अच्छा, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है सिम्बॉलिज्म का वो भी वीव ला फ्रांस है। ये एक रेवोल्यूशनरी स्लोगन है। जैसे जब
इंडियंस ब्रिटिश रूल में थे तो फ्रीडम फाइटर्स जो थे वो रेवोल्यूशनरी स्लोगन्स बोलते थे ना, जैसे भारत माता की जय और इनकलाब जिंदाबाद। हाँ, तो वैसे ही ये भी एक रेवोल्यूशनरी स्लोगन था, वीव ला फ्रांस, जिसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। तो ये सिंबॉलिक है एक पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ पेट्रियाटिज्म का, ठीक है, एंड इट इज़ लिंक्ड टू फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द ओवरथ्रो ऑफ एरिस्टोक्रेसी। तो इन्होंने एम हैमिल ने ब्लैक बोर्ड पे किस लिए लिखा था ये स्लोगन वीव ला फ्रांस, एक रिमाइंडर की तरह अपने स्टूडेंट्स के लिए कि कभी भी हमें भूलना नहीं है कि हमारी लैंग्वेज को और हमारे नेशन को हमेशा हमें रिस्पेक्ट करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच का, आयरनी। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स मिलेंगे हमें आयरनी के। फर्स्ट रेफरेंस है वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। आयरॉनिकल ये किस लिए है, बिकॉज दे वर एक्चुअली नॉट बिगिनिंग, दे वर गेटिंग ओवर इवन विद द लास्ट लेसन। Second example of irony, Hauser had brought an old primer. Primer क्या होता है, इंट्रोडक्टरी बुक। तो ओल्ड हॉजर एक प्राइमर एलिमेंट्री बुक लेकर आया था, जबकि वो लास्ट डे था फ्रेंच लेसन का, या बोल सकते हैं हम स्टडीज़ का, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज ही नहीं होगी तो इसके बाद उन लोगों के लिए स्टडीज़ ही ख़त्म थी एक तरह से। थर्ड एग्जाम्पल आयरनी का है, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन नेम। तो बेसिकली हियर वी अंडरस्टैंड कि आप फ्रेंच होते हुए भी आपको फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती। तो एम हैमिल कहते हैं कि ये बहुत आयरॉनिकल बात होगी एंड अदर्स विल मेक फन ऑफ यू। फिर हम एक सेटायर का एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेटायर अगेन मीन्स टू मॉक एट अ सिस्टम और यू नो ऑन अ टू मॉक अ सिस्टम और इंस्टीट्यूशन और अ कस्टम और अ पोस्ट अथॉरिटी। So let's see यहाँ पे example reference क्या है, will they make them sing in German, even the pigeons? तो satire is cut at linguistic chauvinism of the Prussians। जब वो क्या बोल रहा है, फ्रांस क्या बोल रहा है, अच्छा ठीक है बच्चा है बोलना नहीं है, हमें एक चाइल्ड का पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे, तो वो क्या बोल रहा है, ओके सो ये जो पिजन्स हैं अब ये जो कू करते हैं, मीनिंग वो जो साउंड निकालते हैं उसको कूइंग बोलते हैं ना, तो ये जो अभी तक कू करते थे ये फ्रेंच में करते थे, तो ये आप क्या ये भी जर्मन में कू करेंगे। ओके, सो ये सटायर कट किया गया है कि आप किसी की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को चेंज नहीं कर सकते और ओवरनाइट किसी की आइडेंटिटी को आप स्नैच नहीं कर सकते। ओके, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं मेटाफर का। मेटाफर क्या है, कंपैरिजन। हाँ, तो यहाँ पे लैंग्वेज को कंपेयर किया गया है टू द एज अ की टू द प्रिजन। एम हैमिल क्या बोल रहे हैं कि लैंग्वेज इज अ सिंबल ऑफ देयर आइडेंटिटी टू फ्रीडम एंड सेफगार्ड करने के लिए अपनी जो फ्रीडम है उसे हमें अपने लैंग्वेज पे कमांड ज़रूर करना है। सो गाइज नाउ लेट्स रिफ्लेक्ट ऑन कुछ ऐसे कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनफैक्ट ऐसे कीवर्ड्स जैसे मैंने बोला था पहले भी, एक 100% स्कोरर के आंसर स्क्रिप्ट में होने चाहिए। सो फर्स्ट कीवर्ड है प्रोक्रास्टिनेशन, मीनिंग टू पोस्टपोन। यूसेज इन द कॉन्टेक्स्ट, मैं आपको 2 एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आपको किस तरह से यूज़ करना है ये टर्म प्रोक्रास्टिनेशन। The natives of the districts of Alsace and Lorraine had the tendency to procrastinate. Second example देख लेते हैं इसी का। France was guilt-ridden about his carelessness and casual attitude towards learning owing to procrastination. You can even use the quotation, procrastination is the thief of time in your examination children. Especially अगर extrapolation आता है, long answer type question आते हैं, तो आप ज़रूर ऐसे quotations use करिए जो relevant हो। नेक्स्ट देख लेते हैं कीवर्ड फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर, जिसे वॉर इज़ फ्यूटाइल भी बोल सकते हो, इसका मतलब है वॉर इज़ यूजलेस। कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं इसका यूसेज इन दिस कॉन्टेक्स्ट। द फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर इज सच दैट इट रिजल्टेड इन लॉस्ट लाइव्स, uncertainty and snatching of one's identity.
या फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल, वॉर इज़ फ्यूटाइल हेंस इट इज़ नेवर कंस्ट्रक्टिव रादर ऑलवेज कॉजेज डिस्ट्रक्शन। एक लास्ट हम की वर्ड की फ्रेज देख लेते हैं, लिंग्विस्टिक शोविनिज्म, विच मीन्स हैविंग टू मच ऑफ प्राइड इन वंस लैंग्वेज। Let's see the usage. Linguistic chauvinism of the Prussians caused the French to lose out at their mother tongue. Second example, the inhabitants of Alsace-Lorraine fell a prey to the linguistic chauvinism of the Prussians and were forced to study German language instead of French. मैं आपसे ये बोलूँगी, ये जो 3 फिगर्स, नॉट फिगर्स ऑफ स्पीच, ये जो मैंने आपको की वर्ड्स एंड फ्रेजेस बताए हैं, इनको ज़रूर याद करिए और इनको ज़रूर अपने आंसर्स में लिखिए। कैसे भी करके आंसर को मैनिपुलेट करके इन्हें इंक्लूड करिए। So that's all in this video guys. इस वीडियो के पार्ट 2 में एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम, डू नॉट मिस इट एंड प्लीज़ लाइक कमेंट करिए एंड स्पेशली सब्सक्राइब करिए। अभी भी 70% पीपल हु आर व्यूइंग माई वीडियोज़ they have not subscribed. I would appreciate it if you would subscribe to my channel, and yes, do share with all class 12 students and press the bell icon for notification of more and more such videos. Take care and God bless.